नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में पुनः हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग विषय हिंदी देखेंगे, जिसमें आपको मिल रहा है टीजीटी और पीजीटी की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और आज जो होगा मेरा जो होगा सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होगा। इसके पहले जो है हम सेट 18 तक का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे ढंग से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कशन कराया गया है। इसमें आपको प्रत्येक सेट में मिल रहा है संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल रहा है और पूरे व्याकरण से जो है यहाँ पर प्रश्न को लिया गया है। सभी क्वेश्चन जो होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए ये रामबाण साबित हो सके। इसके अतिरिक्त जो है जो सेट में जो क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिया रहता है, उस ऑप्शंस का डिस्कशन जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़कर आपको करा रहे हैं। तो आपको कोई भी डाउट यहाँ से नहीं होने वाला है और आपको एक नया आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा यहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट 19 से पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अपने हिंदी विषय से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है और 80 प्रश्न के लिए जो है 80 नंबर आपको मिलता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। यानी कि यहाँ पर जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों से ये सवाल उठाया गया है। जो थोड़ा जानता है, थोड़ा जानता है उसके लिए आपको एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो थोड़ा जानता है उससे हम लोग बोलते हैं अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्पज्ञ बोलते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अल्पज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका सर्वज्ञ हो जाएगा, या आप कह सकते हैं बहुज्ञ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा कि अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ध्यान रखिए, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। यानी कि ऐहिक शब्द का आपको क्या करना है? विलोम बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द होता है। तो ऐहिक का विलोम जो हो जाएगा आपका पारलौकिक हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहता है कि भौतिक में कौन सा प्रत्यय है, पारलौकिक में कौन सा प्रत्यय है, सांसारिक में कौन सा प्रत्यय है, इहलौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा इन चारों में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा, 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यानी कि यहाँ पर जो है सर्वनाम से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जिसको क्या है? एक सर्वनाम है और वह जो है एक सर्वनाम है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे, जब एक सर्वनाम जो है दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे, तो वहाँ पर जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। यदि आपसे कहता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के भी 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 11 होता है। ये कई बार पूछा हुआ है, सर्वनाम की कुल संख्या कितना? 11 होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य का मतलब होता है कि तालु। क्या होता है, इसको हम लोग तालु भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है आपको बताना है किसका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी अक्षर जो होंगे च वर्ग में आएंगे, किसमें, च वर्ग में आएंगे, उस सब का उच्चारण स्थान जो होगा आपका तालव्य वर्ण होगा। क्या होगा, तालव्य होगा, तालु से उच्चारण होगा च वर्ग। च वर्ग कहने का मतलब ये है कि इसमें पांचों वर्ण आ जाएंगे, जैसे च, छ, ज, झ और य, पांचों वर्ण आ जाएंगे। वर्ग बोला गया तो यहाँ पर पांचों वर्ग आ जाएंगे। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि झ का उच्चारण स्थान किससे, तालु से होता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, तालु से ही क्या होता है कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण तालु से होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त य और तालाबे स का उच्चारण स्थान भी किससे होता है जी, तालु से होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहे कि म का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो याद रखिएगा इसका जो होता है ओष्ठ से होता है, म का ओष्ठ से होता है। ग का किससे होगा, तो ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो न का जो होता है दंत होता है, यानी कि दांत से न का उच्चारण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर, देखिए बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, यानी कि बोली का जब क्षेत्र जब विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह बोली जो है क्या बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बोली का जब क्षेत्र जो होगा विकसित हो जाएगा और उसमें जब साहित्य की रचना होने लगे तो वह जो हो जाएगी उपभाषा हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ब्रज भाषा बोली आती है। आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा लिपि जो होती है, लिपि लिखने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लिपि कहते हैं। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या बोला गया है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोला गया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यहाँ पर देखिएगा आपको जो शब्द दिया गया है ये कैसा शब्द दिया गया है, तो ये जो है आपका जो है तत्सम शब्द दिया गया है। इच्छु जो है तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बताना है। तो हमने आपको बताया हुआ था, जब हमने तत्सम तद्भव पढ़ाया था आपको तो बताए थे कि जहाँ पर छ दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा, और यही छ जब ख में बदल जाता है तो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। याद रखिएगा। तो देखिए इसके अनुसार से जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ईख हो जाएगा, ठीक है ना, ईख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईख जो है तद्भव शब्द है और इच्छु जो है आपका तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे का माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो आप याद रखेंगे कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। याद रहेगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द बोलते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, अंतर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्ण बोलेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। अगर आपसे कहता है कि अर्थ के आधार पर बता दीजिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अपने हिंदी विषय से 80 प्रश्न रहता है और 80 प्रश्न के लिए 80 अंक दिया रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 8 नंबर कि रामचंद्रिका की रचना किसने की। तो आपको कई बार बताए हैं
कि रामचंद्रिका जो रचना है आपका केशव दास का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका जो है कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, नखसिक है, विज्ञान गीता है, केशव दास का ही रचना है। केशव दास जो है किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के ये कवि हैं। अगर यहाँ कहता है कि केशव दास को क्या बोला गया है, कठिन काव्य का प्रेत, केशव दास को बोला गया है कठिन काव्य का प्रेत। अगर प्रश्न कहता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे बोला गया है, तो केशव दास को बोला गया है। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें क्या बोले हैं, कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केशव दास जो है रीति काल के कवि हो गए। इनकी रचना एक बार और देख लीजिए, जैसे रसिक प्रिया हो गया, रामचंद्रिका हो गया, विज्ञान गीता हो गया, ठीक है ना, इनकी एक केशव दास की रचना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना आपको बताना है, तो वो काव्य रचना जो है प्रवाद पर्व है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9 का 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। देखते हैं हम लोग, वह सारी रात भर पढ़ता रहा, गलत लिखा गया है। वह सारी रात पढ़ता रहा, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देख लेते हैं। 11 कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक में, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, गलत है। मैंने गुरु जी को दर्शन किया, ये भी गलत है। मैंने गुरु जी को दर्शन किया, ये भी गलत है। मैंने गुरु जी के दर्शन किया, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सही क्या होगा, यहाँ होना चाहिए कि मैंने गुरु जी के दर्शन किया नहीं, दर्शन किए, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, ये वाक्य सही होना चाहिए। तो आपका चारों ऑप्शन गलत है, या आपका सही वाक्य मैंने गुरु जी के दर्शन किए, ये वाक्य जो होगा आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। ये वाक्य दिया गया है, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सरल वाक्य में याद रखिएगा कि इसमें जो होता है एक उद्देश्य होता है, और इसके साथ ही एक इसमें क्या दिया रहता है, विधेय दिया रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर कहे आपसे कि रचना के आधार पर बताइए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए, पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 13 नंबर कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा आपका है कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब क्या होता है, निराश होना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर देख लीजिए। ये भी जो है आपका जो है मुहावरा से है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा इसमें क्या है, 8 आंसू रोटा। इसका मतलब होता है बहुत अधिक विलाप करना, बहुत अधिक रोना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देख लीजिए। 15 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। यानी कि ये भी क्वेश्चन जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए आद्योपांत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
16 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है, याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द होता है। तो किसका पर्यायवाची आपको बताना है? तो हिरण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, हिरण का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा आपका कुरंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरंगम जो होगा हिरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? लहर हो जाएगा। तरंग का लहर हो जाएगा। अगर नंदन का कहा जाए तो नंदन को हम लोग वन भी बोलते हैं, और अम्बुद को बोला जाए तो अम्बुद को क्या हो जाएगा? अम्बुद का बादल हो जाएगा। जिसके लास्ट में द लगा रहता है तो वो अधिकांशतः जो होता है बादल का ही पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देख लीजिए। 17 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। किसका तद्भव बताना है? अट्टालिका का तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव अट्टारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद बताया गया है, उत्पत्ति के आधार पर क्या बताया गया है? शब्द भेद बताया गया है। तो याद रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर देख लीजिए। 18 कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? स्पष्ट कर रहा है कि भाववाचक जो संज्ञा है कितने प्रकार के शब्दों से बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 5 प्रकार के शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे आप देखिएगा तो पहला जो है जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा तो विशेषण से भी क्या बनता है? विशेषण से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा आपका बनता है। और एक आप याद रख सकते हैं यहाँ पर सर्वनाम, सर्वनाम छूट रहा था, सर्वनाम से भी क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है बूढ़ा, तो बूढ़ा से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगा? तो बुढ़ापा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। विशेषण में मान लीजिए लिखा है मोटा, तो मोटा से क्या बन जाएगा? मोटापा बन जाएगा। तो ऐसे जो होता है 5 तरीके से जो होता है भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस पर घेरा, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। यही है, वाक्य है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। इसमें से कौन विशेषण है? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताए हैं कि अगर जो है संज्ञा के पहले कलम क्या है? ये संज्ञा है। कलम क्या है? संज्ञा है। और जो यह लिखा गया है, यह जो है आपका क्या है? सर्वनाम है। तो हम आपको पढ़ाए होंगे विशेषण में, तो आपको हम बताए थे कि याद रखिएगा, जब भी संज्ञा के पहले क्या रहे? सर्वनाम दिया रहे। जब भी संज्ञा के पहले सर्वनाम दिया रहे तो वही जो होता है आपका सर्वनामिक विशेषण होता है। वही क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर यह जो होगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में भी देखने का प्रयास कीजिए। घर जो है आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और उस जो है सर्वनाम है। ये जो है सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आता है तो ये वाला जो होगा उस जो हो जाएगा। उस जो होगा किस प्रकार का विशेषण? तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा इसके 4 भेद होते हैं। पहला आप देख लीजिए, 4 में पहला आप देख लीजिए, चारों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा जो होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर कह रहा है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? किसका उच्चारण स्थान? तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण स्थान जो होगा कंठ और तालव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहीं आपसे कहता कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आप याद रखिए,
कंठ और ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और ओष्ठ से होता है। दंत और ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, तो व का उच्चारण जो होता है दंत और ओष्ठ से होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि व का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो दंत और ओष्ठ से होगा। ये कंठोष्ठ से किसका होगा, तो अभी बताएं कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है 21 नंबर कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। या कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को भी वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के समूह को भी क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो याद रखिएगा 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको बताए थे कि मनुष्य क्या है, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। क्या है जी, ये याद रखिए, ऐसे जातिवाचक संज्ञा है ये। और जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो उसमें जो होता है प्रत्यय जोड़ के बनाएंगे। क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय। तो इसमें अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है, मनुष्यता। क्या बनेगा, मनुष्यता बन जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 23 नंबर, इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो हो जाएगा जितेंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का। 23 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, इससे जो है अभी तक 4 प्रश्न आ चुका है। और बहुत लोग इस चैप्टर को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन हम आपको इस चैप्टर को भी आपको हम करा देंगे, बहुत जल्द कराएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 24। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो है वाक्य बनाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे कहेंगे तुम्हारा तन बड़ा है। तन का मतलब शरीर होता है, तुम्हारा तन बड़ा है। ये ऐसे नहीं ना कहेंगे कि तुम्हारी तन बड़ा है, ऐसे नहीं कहेंगे, तुम्हारा तन बड़ा है। तो तुम्हारा यहाँ आ रहा है तो यानी कि पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 25 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है 25 नंबर। कह रहा है कंचन एक कृषांगिनी युवती है। कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इस कृषांगिनी का मतलब क्या होता है, दुबले। कृषांगिनी का मतलब होता है दुबले शरीर वाली युवती। दुबले शरीर वाली युवती के लिए हम लोग क्या करते हैं, कृषांगिनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है युवती शब्द जो है बेकार में यहाँ पर यूज किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब इसका कृषांगिनी का ही अर्थ होता है दुबली शरीर वाली स्त्री युवती, तो इस युवती का कोई मतलब नहीं है। यानी कि शब्द संबंधित क्या है, यहाँ पर त्रुटि है। तो शब्द चयन संबंधी क्या है, अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 का 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 26 नंबर, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। संस्कृत भाषा से जो विकसित हुआ है तो वो जो हो जाएगा आपका जो होगा तत्सम शब्द हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ डिफिनीशन ही दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आप ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जो है शब्द भेद से लिया गया है। कहाँ से, शब्द भेद से लिया गया है। हम पढ़ाए हैं हिंदी व्याकरण में कि उत्पत्ति के आधार पर पूछे कि शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा जो है आपको बताया गया है विदेशज, आपको बताया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ 27 नंबर।
कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल जो है कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर देखिएगा किलकिल जो आपका जो शब्द दिया गया है, ये जो शब्द है आपका देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। तो इसको व्युत्पत्ति न कहकर ये क्वेश्चन को पूछना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर, तब सही होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो यहाँ व्युत्पत्ति नहीं कहना चाहिए इसको। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। देख लीजिए नाम भी, व्युत्पत्ति कहे चाहे रचना कहे, 3 भेद होता है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा जो होता है यौगिक शब्द होता है, और तीसरा जो होता है आपका योगरूढ़ शब्द होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दिया है उत्पत्ति के आधार पर दिया है, तो यहाँ जो होना चाहिए उत्पत्ति होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1, किलकिल जो है देशज शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो देख रहे हैं मूल्यवान, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। किसमें होता है? प्रयोग सदा एक वचन में होता है, वो बदल ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर प्रत्येक शब्द दिया है उसका प्रयोग हमेशा कहाँ होगा? एक वचन में होगा। कहाँ होगा जी? एक वचन में होगा। और आप जो देख रहे हैं ये प्राण और आंसू देख रहे हैं, ये दोनों शब्द का प्रयोग जो होता है हमेशा जो होता है बहुवचन के रूप में होता है। किस में होता है? हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। याद रखिएगा कि वचन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 30 नंबर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, यानी कि सरल वाक्य हम लोग किसे कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम बताए थे कि सरल वाक्य में जो होगा एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्या होता है? विधेय होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो वाक्य से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो होता है मिश्र वाक्य होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर 31 कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से जो संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल जो है ध्वनि का जो है कौन सा वर्गीकरण है? तो याद रखिएगा ये जो है संपृक्त ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? इसको करते हैं अगर तो दूधन आत्मा, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दूधन आत्मा। यहाँ दूह नहीं दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यहाँ हलंत लग जाएगा इसमें, क्योंकि यहीं र हलंत जो होता है विसर्ग में बदलेगा। तो विसर्ग वाला नहीं दिया है तो दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 3 हो जाएगा, 32 का 3। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देख लीजिए। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाण का जहाँ बोध होगा वहीं पर परिमाणवाचक। देखिएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत जो शब्द है ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 34 नंबर देख लीजिए। 34 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है। तो आपको जब हम अव्यय चैप्टर अभी तुरंत पढ़ाए हुए हैं और आपको वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि मनोभाव को प्रकट करने वाले, तो मन का भाव किस में प्रकट किया जाता है? तो विषमयादि बोधक में प्रकट किया जाता है, आपको हम बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें मन का भाव कैसे प्रकट किया जाएगा? जैसे इसमें हर्ष का बोध होता है, सुख का बोध होता है और आश्चर्य का बोध होता है।
तो यहाँ से जो होगा मन का भाव आपका क्या होगा, प्रकट होगा। विसर्पयादि बोधक अव्यय से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि विषमयादि बोधक का चिन्ह कैसे होगा, तो एक खड़ी पाई के नीचे ये बिंदु हो जाएगा, विषमयादि बोधक का चिन्ह हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। 35 कह रहा है शब्द युग्म, शब्द युग्म जो है यादा है और कदा है, इसका सही अर्थ युग्म का चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, कदा का मतलब क्या होता है, कब होता है, और यादा का मतलब होता है जब। तो जब कब किस में दिया है देख लीजिए, जब कब ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जब। कदा मतलब क्या होता है जी, आपका कब होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 ही सही हो जाएगा, जब और कब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। कह रहा है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। अभी हम आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा, कोई जो है ये कैसा सर्वनाम है, कोई जो है फिक्स है, नहीं फिक्स है। किसके बारे में बताया जा रहा है, फिक्स नहीं है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर। कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, यहाँ क्या कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हवा नाक से निकलती है तो उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सतसई किस समास का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, सतसई का मतलब क्या हो जाएगा, सात सई का समाहार। यहाँ जो है प्रथम पद जो है संख्यावाची है, सत से सात का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जो है प्रथम पद जब संख्यावाची होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। याद रखिएगा, समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। ये TI 2 में पूछा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देख लीजिए। 39 कह रहा है कि आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। रेखांकित जो है आप पर है, तो आप जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 39 का 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें भी बताना पड़ेगा, सुंदर जो है क्या आपका विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 41, इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश कुछ अवरुद्ध रही। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है, रुका रह गया। तो उन्नति इसकी क्या हो गई, रुक गई। हिंदी साहित्य की उन्नति रुक गई, तो उन्नति जो होगा यहाँ पर सही शब्द भरेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। सब में देखिए शूर्पणखा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4 नंबर सही हो जाएगा। तालाबे स से हम लोग शूर्पणखा लिखते हैं। और बताइए तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो तालु हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 43 का रहा है कि राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका क्रम वाच्य का उदाहरण है, ठीक है ना। राम से पत्र लिखे गए यानी कि दूसरा कोई जो है दूसरे किसी से काम करवा रहा है, तो यहाँ पर क्रम वाच्य हो जाएगा। याद रखिएगा, वाच्य जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला आप देख भी सकते हैं कर्तरीवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, और तीसरा जो होता है भाववाच्य होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर देख लीजिए। ये भी जो है शुद्ध करने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो चारों ऑप्शन को अगर हम लोग देख लेते हैं तो देखिएगा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, हाथ में रख के चलाया जाता है, तो अस्त्र ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सटीक बैठ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है भाग्य का चक्कर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मुहावरा से अभी तक जो है 3 प्रश्न आ चुका है, तो आपको हम मुहावरा का भी आपको क्लास हम लेके आएंगे हिंदी व्याकरण में, बहुत जल्द लेने वाले हैं।
वहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर होगा मुहावरा से। अब चलिए हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 करें कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। याद रखिएगा आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है कवि वचन सुधा। क्या है जी, कवि वचन सुधा। STET 2025 में पूछा गया है कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु की पत्रिका है। अमीर खुसरो का संबंध जो है आदिकाल से है। ये लिखे हुए हैं, पहेलिया और मुकरिया लिखने का काम करते हैं। पहेलिया और मुकरिया किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते कि राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके रचयिता जो हैं स्वामी अग्रदास हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनका रचना याद रखिएगा ध्यान मंजरी। क्या है जी, ध्यान मंजरी है। इसके अलावा जो है आप इनका जो है एक रस ध्यान मंजरी और रस ध्यान मंजरी जो है किसका रचना है, स्वामी अग्रदास का रचना है। और इनका एक और भी रचना है कुंडलिया, आप याद रख सकते हैं। तुलसीदास की एक रचना बता दीजिए। विनय पत्रिका इन्हीं की रचना है तुलसीदास की। जानकी मंगल इन्हीं की रचना है। पार्वती मंगल भी है। चलिए हम वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक का लास्य रूपक की संज्ञा दी। कह रहा है भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक का लास्य रूपक की संज्ञा दी। तो ध्यान रखिएगा ये जो है भारत दुर्दशा को बताते हैं नाट्य रासक का लास्य रूपक। भारत दुर्दशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है। तो ये कई बार 2-3 सेट में आपको हम बता चुके हैं कि ये उक्ति जो है विश्वनाथ का है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहेगा कि रीति वामन के संस्थापक कौन है, तो क्या हो जाएगा, वामन हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर में क्या करना है कि आपको जो है रचना को उनके रचनाओं से सुमेलित करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सूची। देखिएगा सूची देख लीजिए। पहला जो है श्रृंगार प्रकाश। तो श्रृंगार प्रकाश जो है प्रकाश्य में न भोज होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। आपका व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 5 में जाएगा। उसके बाद 10 रूपक जो है किसका है, 10 गो रूप किसका होता है, तो ध्यान दीजिएगा रुद्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रृंगार तिलक किसका हो जाएगा। तो ये जो होगा श्रृंगार तिलक जो होगा आपका रुद्र भट्ट का होगा। किसका होगा, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का होगा। आज के ज़माने में 10 रूप किसका है, जिसके पास धन है उसी का जो है 10 रूप है। तो हमने क्या अभी टिक आउट किया, ए में श्रृंगार प्रकाश के लिए हमने ऑप्शन नंबर 4 को चुना। ठीक है, व्यक्ति विवेक के लिए ऑप्शन नंबर हमने किसको चुना, 5 को चुना। तो बी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 रूपक के लिए धनंजय को चुना। तो सी का 1 हो जाएगा। डी यानी कि श्रृंगार तिलक के रुद्र भट्ट को, यानी कि 4 5 1 2 कहाँ दिया है, 4 5 1 2 देख लीजिए। 4 5 1 2 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 नंबर देख लीजिए। 51 कह रहा है आपका कि 51 नंबर देखिए, कह रहा है कि संधा भाषा से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान रखिएगा संधा भाषा उसको हम लोग कहते हैं ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली, किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा को हम लोग संधा भाषा कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। कह रहा है कि राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों को प्रति संशयाग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली है। तो ध्यान रखिएगा एक ही कवि हैं
ये जो है पुष्पदंत है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक याद रखिएगा रचना महापुराण, महापुराण जो है पुष्पदंत की ही रचना है। कहे कि जसहर चरित्र, जसहर चरित्र किसकी रचना है, तो ये भी जो है पुष्पदंत की रचना है। आपसे अगर कहता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देखिएगा। ध्रुवदास ने भक्त नामावली में किसकी भक्ति की प्रशंसा की है? अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुवदास ने भक्त नामावली में किसकी भक्ति की प्रशंसा की है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है विट्ठल नाथ की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और आपको मालूम भी है कि अष्टछाप, जो अष्टछाप में 8 कवि हैं, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो विट्ठल नाथ के द्वारा की गई है। और कब की गई है? 1565 में की गई है। और विट्ठल नाथ किसके पुत्र हैं? तो वल्लभाचार्य के क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 54 नंबर प्रश्न देखिए। मधुमालती के रचयिता कौन है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा मधुमालती का रचना कब होता है जी? तो 1545 ईस्वी में मधुमालती आती है। और इसके रचनाकार जो है मंझन है, जो क्या है? सूफी कवि हैं। कुतुबुन का कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा इनका रचना का नाम है मृगावती। मृगावती किसका है? कुतुबुन का है। जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का रचना याद रखिएगा पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का है। और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत के अतिरिक्त आखिरी कलाम इन्हीं का है, जायसी का है। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। 55 भी आपको हम सेट में करा चुके हैं। 55 का रत्न खान और ज्ञान बोध किसकी रचना है? बताया था आपको ज्ञान बोध जो है मलुक दास की है। यानी कि रत्न खान भी क्या हो गया? मलुक दास की ही रचना हो जाएगा आपका। सुंदर दास की रचना कौन सी हो जाएगी? सुंदर दास जो है सबसे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे में सबसे विद्वान यही है, सुंदर दास हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रीति काल में लला के लीलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, रणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मदाक्ता को बढ़ावा मिला, यह कथन किसका है? तो ध्यान दीजिएगा यह कथन जो है आपका जो है बच्चन सिंह का यह कथन बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रामचंद्र शुक्ल से एक क्वेश्चन आया था STT 2025 में, पूछा था कि कविता क्या है? और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कविता क्या है, किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करें कि राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है। तो राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? तो शिवपालगंज का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और राग दरबारी पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? तो श्रीलाल शुक्ल को, श्रीलाल शुक्ल को जो है 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पर? तो राग दरबारी पर मिला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 ऋण जल धन जल रिपोताज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएंगे आपके फणीश्वर रेणु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1। इनका जो है एक आंचलिक उपन्यास जो है बहुत फेमस है। उस आंचलिक उपन्यास का नाम है मैला आंचल। क्या है जी? मैला आंचल, जिसमें क्षेत्र विशेष का वर्णन किया गया है। और यह जो है मैला आंचल का प्रकाशित होता है 1954 ईस्वी में। आंचलिक उपन्यास का जनक किसे बोला गया है? तो याद रखिएगा रेणु को बोला गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 59 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है। तो इनकी आत्मकथा जो है, अपनी कहानी जो है इनकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष लेखक हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये रचना है। इसके लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसके लेखक का नाम जो है शिवदान सिंह चौहान। तो ऑप्शन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा शिवदान सिंह चौहान का जो है बहुत सारी रचना है।
लेकिन इनका जो है एक रचना याद रखिएगा बहुत ही फेमस है, रक्त रंजित स्पेन। कहे कि रक्त रंजित स्पेन जो है किसका रचना है, तो शिवदान सिंह चौहान का है। ये जो लिखा गया है 1938 में लिखा गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पाया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकरी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, कह रहा है कि सधुकरी से उनका अभिप्राय क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सधुकरी से जो है उनका अभिप्राय जो है उसमें राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सधुकरी में क्या प्रयोग हुआ है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो मिलता है प्रबंधकार के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा 2 सही हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा जो है इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इनका महाकाव्य भी याद रखेंगे, साकेत इन्हीं का महाकाव्य है, यशोधरा जो है इन्हीं का महाकाव्य है, जयद्रथ वध जो है इन्हीं की रचना है। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 63 नंबर देख लीजिए, ये भी जो है 63 नंबर बड़ा क्वेश्चन है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण, रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय, मोचन पाही पाही, सर नहीं आई। अब देखिए कह रहा है कि रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है। तो ध्यान रखिएगा यह जो विचार लिया गया है ये जो है आपका जो है अहल्या का विचार है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में पूछा हुआ था STT 2025 में। देखिएगा इनकी रचना जो है उद्भव शतक है, गंगा अवतरण है, और हिंडोला भी इन्हीं की रचना है। लेकिन जो है भ्रमर दूत इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। तो महादेवी वर्मा की यहाँ पे एक ही रचना दिखाई दे रही है, नीरजा जो है महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन नंबर 4। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे निहार भी महादेवी वर्मा का ही रचना है। कहे कि बीड़ा किसकी रचना है, तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत का जो है बीड़ा रचना हो जाएगा। और कहे कि गीतिका किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना जो है आपका गीतिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा भीष्म साहनी का कहानी जो है भाग्य रेखा है, वांगचू भी है और निशाचर भी है। लेकिन जो है काठ का सपना जो है ये भीष्म साहनी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 66 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो है काठ का सपना जो है याद रखिएगा किसकी रचना है, तो मुक्ति बोध की रचना है। किसकी है, मुक्ति बोध की ये रचना है। और पूछा जाए कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम वो देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 नंबर देख लीजिए। 67 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। अलंकार में आपको पढ़ाए हैं कि जहाँ पर प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध हो वहाँ पर जो होता है आपका समासोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और याद रखिएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही इजी प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है।
तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिऔध के द्वारा ये लिखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना करते हैं। अब देखिएगा, लोकायतन जो है अंतिम काव्य है, किसका है, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य जो है लोकायतन है। कामायनी किसकी रचना है, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना हो जाएगी। कहे कि साकेत किसका महाकाव्य है, साकेत किसका महाकाव्य है, तो मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। कामायनी भी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 69 नंबर 69 कह रहा है कि रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग गाद्र निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है। ये जो है नाट्य शास्त्र में ये जो आया हुआ है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का क्या है, ये ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर कांड में जो है कलयुग का वर्णन किया गया है, तो आपका 70 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अयोध्या कांड को हृदय कांड के नाम से भी जाना गया है। अयोध्या कांड को हृदय कांड के नाम से भी जाना जाता है। और रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो याद रखिएगा 7 कांड है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 71 नंबर होगा। कह रहा है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है, तो इनका जो है ये जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और राम भक्ति शाखा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाए तो ये जो है तुलसीदास जी हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाए तो ये जो है आपके सूरदास जी हैं, याद रखिएगा। ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कहा जाए तो ये जो हो जाएंगे आपका कबीरदास हो जाएंगे, भक्ति काल के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भंवर गीत किसकी रचना है, तो भंवर गीत जो है आपका जो है नंददास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो है नंददास जी जो हैं ये जो है संस्कृत और ब्रज भाषा के बहुत अच्छे विद्वान हैं। इनका जो रचना आप याद रख सकते हैं, भंवर गीत के अलावा इनका जो है रस मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है, रूप मंजरी है, नंददास की रचना है। और सूरदास का रचना याद रख सकते हैं, सूर सरावली, साहित्य लहरी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। तो सबसे पहले जानिए कि आवारा मसीहा जो है ये किसकी रचना है, तो ये जो है आपका विष्णु प्रभाकर का ये रचना है आवारा मसीहा। और ये रचना जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। 74 कह रहा है कि आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है। किसका सिद्धांत, तो शंकुक का सिद्धांत बताना है। तो इनका सिद्धांत का नाम है अनुमतिवाद। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा, जो भरत मुनि है अपने पुस्तक यानी कि नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या पूछे कि रसों की संख्या कितने बताए हैं, तो ये 8 बताए हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा गया है, ये भी सही है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा गया है, लेकिन जो है ये नहीं लिखा गया है नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 76 कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली
इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? याद रखिएगा, बिहारी वर्ग में 3 बोली आती है। कौन कौन? भोजपुरी, मगही और मैथिली। 3 बोली आएगी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली होती है। आपको हम ट्रिक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट में बताए थे, जैसे ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी आपका जो होगा पूर्वी हिंदी का होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 नंबर देख लीजिए। 77 नंबर कह रहा है कि राही मासूम राजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा जो है कौन सा उपन्यास जो है रचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कटरा बी आरजू जो है इनके द्वारा है, टोपी शुक्ला भी इनके द्वारा है, दिल एक सादा कागज इनके द्वारा है, लेकिन समर शेष जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आधा गांव ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा आधा गांव जो है मासूम राजा की ये क्या है? रचना हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास नहीं है, तो यहीं जो है उसमें नहीं दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तमस जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका भीष्म साहनी की रचना जो है तमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर देख लेते हैं। 79 नंबर कह रहा है कि यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार जो है मन्नू भंडारी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को मानती हैं? तो ये मन्नू भंडारी किस पक्ष को मानती हैं? ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगी ये जो है उसमें जो है मुख्य स्त्री पात्र का महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और याद रखिएगा मन्नू भंडारी का एक रचना है आपका बंटी किसका रचना है? तो मन्नू भंडारी का है। कहा जाए कि महाभोज जो है किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की रचना है। आई होप आप समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।